हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, पैथोफिजियोलॉजी बीपी 204T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट फर्स्ट पार्ट 1 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडाप्टेशन के 24 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी? इनमें से कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज होता है हमारी सेल इंजरी का? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा केमिकल इंजरी, दूसरा ऑप्शन है हाइपॉक्सिया, तीसरा ऑप्शन है इन्फेक्शन और फोर्थ ऑप्शन है इम्यूनोलॉजिकल एंड ऑटो इम्यून डिजीज। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से एक तरह से कौन सा हमारे सेल इंजरी का मोस्ट कॉमन कॉज होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, हाइपॉक्सिया। हाइपॉक्सिया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो है कॉमन कॉज होता है हमारे सेल इंजरी का, और ये एक प्रकार का होता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है जिसमें जो हमारे होते हैं न्यूक्लियस उनके अपीयरेंस में हमको चेंज देखने को प्राप्त होता है और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो इसमें रप्चर हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, हाइपॉक्सिया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द हाइपरट्रॉफी ऑफ ए मसल इज ड्यू टू। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, तीसरा ऑप्शन है हमारा डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और अंतिम ऑप्शन है हमारा एबनॉर्मल शेप ऑफ द सेल। तो अगर हम हाइपोट्रॉफी के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी सेल्स होता है उसके हमें साइज में इंक्रीमेंट देखने को प्राप्त होता है। जो हमारी सेल्स होती हैं उसका साइज वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स। तो जो हमारा होता है एक तरह से मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होती है, उसमें क्या होता है कि जो हमारी होती हैं मसल्स उसका जो मास होता है वो इंक्रीज हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी सेल्स हैं उनका जो साइज है वो वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ एपोप्टोसिस? इसमें से वो कौन सा हमारे एपोप्टोसिस का फीचर होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कैरियोलाइसिस, दूसरा ऑप्शन है हमारा सेलुलर स्वेलिंग, तीसरा ऑप्शन है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सेल और अंतिम ऑप्शन है हमारा जो क्रोमैटिन कंडेंसेशन। तो अगर हम बात करते हैं हमारे एपोप्टोसिस का इनमें से कौन सा फीचर होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज दैट डी, वो क्रोमैटिन जो कंडेंसेशन होता है वो हमारे एपोप्टोसिस का फीचर होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा होता है क्रोमैटिन वो कंडेंसेशन होता है, ये हमें उस कंडीशन में देखने को प्राप्त होता है जब हमारे जो होता है मैट्रिक्स एक तरह से प्रोटीन होता है हमारे वो न्यूक्लियस का, उसका हमें रैपिड प्रोटियोलिसिस जब देखने को प्राप्त होता है, तो उस कंडीशन में जो हमारा है क्रोमैटिन कंडेंसेशन वो हमें देखने को प्राप्त होता है एपोप्टोसिस में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, क्रोमैटिन कंडेंसेशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी? इनमें से कौन सा हमारे रिवर्सिबल सेल इंजरी का फीचर नहीं होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सेलुलर स्वेलिंग, दूसरा ऑप्शन है वो रिडक्शन ऑफ एटीपी सिंथेसिस, तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस सेलुलर पीएच, फोर्थ ऑप्शन है क्लंपिंग ऑफ द न्यूक्लियर क्रोमैटिन और अंतिम ऑप्शन है डिफेक्ट इन सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है जो उसमें जो है इनमें से कौन उसका फीचर नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ई, डिफेक्ट इन द सेल मेम्ब्रेन। जब हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें हमें डिफेक्ट देखने को प्राप्त होता है तो वो एक तरह की इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द वो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन इज, जो हमारा होता है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होता है वो क्या होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। वो कॉमनली डेवलप्ड इन एजिंग आर वो डैमेज हार्ट वाल्व, दूसरा ऑप्शन है वो कैन कॉज विद द नॉर्मल सीरम लेवल ऑफ द कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है कैन बी एसोसिएटेड विद द वो मेटास्टैटिक मैलिग्नेंसी और अंतिम ऑप्शन है इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द हाइपोपैराथायराइडिज्म। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन के बारे में, तो
ये एसोसिएटेड होता है हमारे मेटास्टैटिक मैलिग्नेंसी से। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, कैन बी एसोसिएटेड विद द मेटास्टैटिक मैलिग्नेंसी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वो रिगार्डिंग एपोप्टोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। दूसरा ऑप्शन है अकर्स इन द पैथोलॉजिक एट्रोफी इन द पैरेन्काइमा ऑर्गन्स आफ्टर डक्ट डिस्ट्रक्शन। तीसरा ऑप्शन है वो सेल डेथ बाय द साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। और अंतिम ऑप्शन है एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेशन। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे ये अलग अलग सेंटेंस हैं, इनमें से हमारा एक तरह से एपोप्टोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, एसोसिएटेड विद द इन्फ्लामेशन। जो हमारा एपोप्टोसिस होता है वो हमारे इन्फ्लामेशन से एसोसिएटेड नहीं होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वो ट्रू अबाउट द एपोप्टोसिस आर ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इन्फ्लामेशन इज प्रेजेंट। दूसरा ऑप्शन है हमारा वो क्रोमोसोमल ब्रेकेज। तीसरा ऑप्शन है हमारा क्लम्पिंग ऑफ द क्रोमेटिन। और अंतिम ऑप्शन है हमारा सेल श्रिंकेज। तो अगर हम बात करते हैं इसमें से कौन सा हमारा जो है एपोप्टोसिस के लिए ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज जो हमारा एपोप्टोसिस होता है वो हमारे इन्फ्लामेशन से एसोसिएटेड नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, द इन्फ्लामेशन इज प्रेजेंट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोग्राम सेल डेथ इज आल्सो नोन एज। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा साइटोलाइसिस। दूसरा ऑप्शन है एपोप्टोसिस। तीसरा ऑप्शन है नेक्रोसिस। और अंतिम ऑप्शन है प्रोप्टोसिस। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से किसको हम लोग कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, एपोप्टोसिस को हम लोग प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द इरिवर्सिबल सेल इंजरी इन द सेल इज। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा वो डिपोजिशन ऑफ द वो कैल्शियम इन माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा ऑप्शन है हमारा स्वेलिंग। तीसरा ऑप्शन है वो माइटोटिक जो फिगर। और अंतिम ऑप्शन है राइबोसोमल डिटैचमेंट। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन सा हमारे सेल इंजरी के लिए इरिवर्सिबल होता है, तो अगर हमारी जो होती हैं सेल उसके अंदर जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर अगर कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है तो वो इरिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम आयन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द कोगुलेटिव नेक्रोसिस इज फाउंड इन विच इन्फेक्शंस। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा टीबी। दूसरा ऑप्शन है सार्कोइडोसिस। तीसरा ऑप्शन है हमारा गैंग्रीन। और अंतिम ऑप्शन है हमारा फंगल इन्फेक्शन। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में, तो वो अक्सर हमें ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, टीबी इन्फेक्शन में हमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द कैस्पसिस आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सेल डिवीजन। दूसरा ऑप्शन है एपोप्टोसिस। तीसरा ऑप्शन है नेक्रोसिस। और अंतिम ऑप्शन है इन्फ्लामेशन। तो अगर हम बात करते हैं वो कैस्पसिस के बारे में, तो वो हमें अक्सर देखने को प्राप्त होता है इन द एपोप्टोसिस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, एपोप्टोसिस। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिफाइन सेलुलर एडॉप्टेशन। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सा हमारे जो होता है सेलुलर एडॉप्टेशन होता है उसको एक्यूरेटली डिफाइन करता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द न्यू अल्टर्ड स्टडी स्टेट। दूसरा ऑप्शन है हमारा ए स्टडी स्टेट इंटरनली। तीसरा ऑप्शन है हमारा प्रोग्राम सेल डेथ। और अंतिम ऑप्शन है हमारा अक्यूमुलेशन ऑफ द ऑक्सीजन डेराइव्ड फ्री रेडिकल। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द सेलुलर एडॉप्टेशन के बारे में, तो उसको एक्यूरेटली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कौन सा सेंटेंस डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, डेवलपमेंट ऑफ न्यू अल्टर्ड स्टडी स्टेट। ये एक्यूरेटली डिफाइन करता है हमारे सेलुलर एडॉप्टेशन को। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं,
क्वेश्चन नंबर 13, द मैकेनिज्म ऑफ हाइपरट्रॉफी इन द हार्ट इन्वॉल्व द सिग्नल वो ट्रांसडक्शन ऑफ द वो पार्टिकुलर जीन्स एंड इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द सर्टेन सेलुलर प्रोटीन्स। क्या ये सेंटेंस हमारा सही है कि गलत है? तो जो हमारा हाइपरट्रॉफी होता है, अगर हम उसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो क्या ये सेंटेंस हमारा सही है कि गलत है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, ट्रू। जो हमारी होती है हाइपरट्रॉफी की मैकेनिज्म होती है, उसमें जो हमारे एक तरह से वो सिग्नल्स होते हैं, वो ट्रांसडक्शन जो पाथवे के वो इन्वॉल्व होते हैं, और जो हमारा होता है वो पर्टिकुलर वो जीन होता है उसका भी उसमें इंडक्शन होता है, और जो हमारे वो सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं उसकी भी वहाँ पे सिंथेसिस हमें देखने को प्राप्त होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, ट्रू। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ए 4-year गर्ल हैज ए ब्रोकन आर्म आफ्टर हर कास्ट इज रिमूव्ड 6 weeks लेटर हर हीलिंग आर्म इज मार्केटली स्मॉलर देन द नॉर्मल आर्म, द मैकेनिज्म ऑफ एट्रोपी इन दिस केस इज। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सेनाइल एट्रोपी, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्रेशर एट्रोपी, वो तीसरा ऑप्शन है हमारा लॉस ऑफ इंडोक्राइन स्टिमुलेशन, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो डिनर्वेशन एट्रोपी, और अंतिम ऑप्शन है हमारा डिसयूज एट्रोपी। तो अगर एक 4 year की वो गर्ल है, उसका एक हाथ अगर टूट जाता है तो उसके बाद में जब उसके हाथ पे प्लास्टर चढ़ता है और अप्रॉक्सीमेटली 6 week बाद जब वो प्लास्टर हटता है तो हमें ये देखने को प्राप्त होता है कि जो हाथ उसका टूटा था, हीलिंग आर्म जो था उसका, वो नॉर्मल आर्म से हल्का सा छोटा है। तो इस कंडीशन में जो हमारी एट्रोपी की मैकेनिज्म है वो कौन सी मैकेनिज्म होती है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ई, डिसयूज एट्रोपी हमें उस प्लेस पे देखने को प्राप्त होती है। उस हाथ का जो उपयोग है वो काफी कम हो जाता है, जिसके कारण कि उसमें हमें ग्रोथ प्रॉपर देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ई, डिसयूज एट्रोपी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरट्रॉफी। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है हमारे हाइपरट्रॉफी का, ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा द ब्रेस्ट एट वो प्यूबर्टी, वो दूसरा ऑप्शन है हमारा वो टिश्यू विद ए हाई कैपिलरी टू मायोसाइट रेशियो, तीसरा ऑप्शन है हमारा द लीवर पोस्ट हिपैटिक ट्रॉमी, और अंतिम ऑप्शन है द प्रेग्नेंट यूटेरस। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द हाइपरट्रॉफी के बारे में, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी, द प्रेग्नेंट यूटेरस एक एग्जाम्पल होता है हमारे हाइपरट्रॉफी का। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन रिलेशन टू द हाइपरट्रॉफी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इट इज ट्रिगर्ड बाय द स्पेसिफिक हार्मोनल स्टिमुलेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन एक्सपोनेंशियली, तीसरा ऑप्शन है हमारा इट इज जो है यूजुअली वो पैथोलॉजिकल, और अंतिम ऑप्शन है हमारा इट अकर्स आफ्टर पार्शियल हिपैटेक्टोमी। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो हमारे हाइपरट्रॉफी के रिलेशन में करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ए, इट इज ट्रिगर्ड बाय द स्पेसिफिक हार्मोनल स्टिमुलेशन। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू डिस्ट्रॉपिक कैल्सिफिकेशन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे डिस्ट्रॉपिक कैल्सिफिकेशन के लिए करेक्ट है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इट रेयरली कॉजेज डिसफंक्शन, दूसरा ऑप्शन है इट डज नॉट अकर ऑन द हार्ट वॉल, तीसरा ऑप्शन है इट इज फाउंड बाय द क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट, और अंतिम ऑप्शन है इट इज स्पेसिफिक टू द वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस। तो अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हमारे डिस्ट्रॉपिक कैल्सिफिकेशन के लिए करेक्ट है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, इट इज फॉर्म बाय द क्रिस्टलाइन कैल्शियम फॉस्फेट। और जो हमारा होता है डिस्ट्रॉपिक कैल्सिफिकेशन होता है उसमें अक्सर हमें देखने को प्राप्त होता है नॉन वायबल और डाइंग टिश्यू हमें देखने को प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, इट इज फॉर्म्ड बाय द क्रिस्टलाइन कैल्शियम
फॉस्फेट। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विद रिगार्ड टू द मेटाप्लाज्मिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा जो इट इज वो टिपिकली एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। दूसरा ऑप्शन है हमारा इट वो प्रिजर्व जो म्यूकस सिक्रीशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो तीसरा ऑप्शन है हमारा इट इज द प्रोसेस दैट अकर इन द बैरिड्स इसोफेगिट। और अंतिम ऑप्शन है हमारा इट कैन बी कॉज्ड बाय द विटामिन B12 डिफिशियंसी। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द मेटाप्लेसिया तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, इट इज द प्रोसेस दैट अगर बैरिड्स इसोफेगिटिस। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द वो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एथेरोस्क्लेरोटिक वेसल्स। दूसरा ऑप्शन है हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तीसरा ऑप्शन है हमारा डैमेज हार्ट वाल्व्स। और अंतिम ऑप्शन है हमारा वो ट्यूबरकुलस लिम्फ नोड। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है मेटास्टैटिक जो कैल्सिफिकेशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द बी, गैस्ट्रिक जो म्यूकोसा में हमें एक तरह से वो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन देखने को प्राप्त होता है। ये हमारे इंटेस्टाइन के जो टिश्यू होते हैं उनको अफेक्ट करता है और ये अधिकतर जो हमारा होता है वो एक तरह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा होता है उसको मेनली अफेक्ट करता है। ये हमारी वो किडनी को भी अफेक्ट करता है, लंग्स को भी अफेक्ट करता है और हमारे जो सिस्टमिक आर्टरीज हैं उनको भी अफेक्ट करता है, बट ये अधिकतर हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द स्टिमुलाई कॉजिंग द सेलुलर इंजरी डू सो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा एटीपी डिप्लीशन। दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑफ द वो माइट्रोकांडियल मेम्ब्रेन जो वो पोटेंशियल। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेस। फोर्थ ऑप्शन है लॉस ऑफ द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी और अंतिम ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करते हैं जो हमारा होता है वो सेलुलर इंजरी उसके लिए स्टिमुलाई का इनमें से कौन सा काम करता है या इनमें से वो कौन सी हमारे स्टिमुलाई की होती है मैकेनिज्म, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द ई, ऑल ऑफ द above। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। द रिप्लेसमेंट ऑफ वन इपिथेलियम बाय अदर इज। अगर हम एक इपिथेलियम को दूसरे से रिप्लेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है हमारा एप्लेसिया, दूसरा है हमारा एट्रोपी, वो तीसरा है हमारा वो मेटाप्लेसिया और अंतिम ऑप्शन है हमारा हाइपरप्लेसिया। तो अगर हम बात करते हैं इनमें से वो कौन सा है जिसमें हम लोग एक इपिथेलियम को दूसरे इपिथेलियम से रिप्लेस करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मेटाप्लेसिया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, मेटाप्लेसिया में हम लोग एक इपिथेलियल को दूसरी इपिथेलियल से रिप्लेस करते हैं या एक इपिथेलियल दूसरी इपिथेलियल से रिप्लेस होता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। वो डिस्प्लेसिया रिफर्स टू। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा चेंज इन द मार्फोलॉजी। दूसरा ऑप्शन है हमारा चेंज इन द नंबर ऑफ सेल्स। तीसरा ऑप्शन है हमारा वो चेंज इन द सेल टाइप्स और अंतिम ऑप्शन है हमारा चेंज इन द सेल साइज। तो अगर हम बात करते हैं जो डिस्प्लेसिया के बारे में तो वो हमारी जो होती हैं सेल्स अगर उनकी मार्फोलॉजी में चेंज होता है तो उसको हम लोग डिस्प्लेसिया कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द ए, चेंज इन द मार्फोलॉजी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा जो हाइपर कैल्सीमिया, दूसरा ऑप्शन है हमारा निक्रोसिस, वो तीसरा ऑप्शन है हमारा वो क्रोनिक इरिटेशन और अंतिम ऑप्शन है हमारा डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के बारे में तो ये क्लोजली एसोसिएटेड होता है विद द नेक्रोसिस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी, नेक्रोसिस। अब हम लोग अपने अंतिम क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एन एक्यूट इन्फ्लामेटरी प्रोसेस द थर्ड इज ए सीक्वेंस ऑफ चेंज इन द वेस्कुलर फ्लूइड। ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा जो वैसो कंस्ट्रिक्शन, दूसरा ऑप्शन है हमारा रेडनेस, तीसरा ऑप्शन है हमारा वो ल्यूकोसाइटिक माइग्रेशन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा वैसोडाइलेशन और अंतिम ऑप्शन है हमारा स्लोइंग
ऑफ द सर्कुलेशन। तो अगर हम बात करते हैं कि जब हमारे एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है वेस्कुलर फ्लो, उसमें हमें चेंजेस देखने को प्राप्त होता है। तो उसमें जो हमारा तीसरा चेंज है वो क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, वेसोडाइलेशन। जो हमारी होती हैं एक तरह से वेसल्स होती हैं, उनका हमें तीसरे स्टेज में डायलेशन देखने को प्राप्त होता है। तो जब भी इन्फेक्शन होता है तो एक तरह से सबसे पहले वहाँ पे वो रेडनेस होती है, उसके बाद में इन्फ्लामेशन और क्रिएट होता है, तो वहाँ पे एक तरह से स्वेलिंग आती है, और उसके बाद में फिर हमारी वहाँ पे एक तरह से वेसल्स जो है डायलेट होती हैं, वहाँ पे हमारे ब्लड की सप्लाई इंक्रीज होती है, जिससे कि जो हमारी वो रेडनेस है वो और वहाँ पे इंक्रीज होती है, और वो जो हमारा इन्फ्लामेशन का एरिया है वो वहाँ पे हीटेड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी, वेसोडाइलेशन। ओके फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो आप अगर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वो और स्टूडेंट को हेल्प करेगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।